देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर तो दूसरा है व्यंजन। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर तो दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं। पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बनते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बनते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, वी, ए, आई और ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर संख्या में 11 होते हैं। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक वर्ण को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन, और उसमें से स्वर को दो भागों में बांटा गया है। स्वर को दो भागों में बांटा है। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? इसके निर्माण का पता नहीं होता। जिसका निर्माण का हमें पता नहीं होता उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ और री से 4 भागों में बांटा गया।
अब पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। ये संख्या में कितने? 7 है। ये संख्या में 7 है। दीर्घ स्वर है वो संख्या में 7 है। आ, ई, उ, ए, औ। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या में ये 7 है। अब आपने पढ़ा स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है या जिनकी रचना का हमें पता नहीं होता है, वो ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है और ये संख्या में 7 है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। स्वर हो चुके हैं। आपने पढ़ा है वर्ण को के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, स्वरों के कितने भेद है पूरे पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के बारे में वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन है जो स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन है जो स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, लेकिन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप से होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण हैंडलों से निकलने वाली सांस है जो किसी अवयव उच्चारण स्थान व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस जो किसी अवयव या उच्चारण स्थान
से बाधित होती है, यार उच्चारण स्थान होता है मुख में, अलग अलग स्थान है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। उससे से बाधित होता, किसी अवयव या स्थान से बाधित हो, हम किसी, तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। देखिए दोस्तों, व्यंजन के उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली सांस जो किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है, स्वर की सहायता से ही हम उसे बोल सकते हैं। जैसे हम प कहेंगे, जैसे प को बोलने में प के साथ अ की ध्वनि आती है। प इसी प्रकार हर व्यंजन में स्वर होता है, उसकी ध्वनि आती है। इसके स्वर की सहायता से ही उच्चारण होता है। मूल है किस हिसाब से आपको हल चिन्ह जिसे हम हल चिन्ह होता है जो व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। हल चिन्ह जो पीछे ये हल चिन्ह लगा हुआ होता है, ये व्यंजन का जो स्वर रहित होने का परिचायक है। जिसमें ये हल चिन्ह लगा हुआ होता है, उनके पीछे स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ खड़ी पाई, स्वर रहित व्यंजन के साथ कई बार खड़ी पाई वाला होता है, तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसको व्यंजन को अधूरा आधा ही लिखा जाता है या अर्ध लिखा जाता है। या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाती है। जब कोई हलंत होता है या उसके बीच में व्यंजन आता है, तो उसके खड़ी पाई हटा दी जाती है। अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है और उसके आधे रूप का प्रयोग किया जाता है। आद्य रूप या अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है जिससे अप्राहन, अप्राहन में हलंत है। पाठ्य है, पाठ्य में ठ हलंत है। पट्टा है, पट्टा में ट हलंत है। इसी प्रकार कई शब्द बन सकते हैं। हिंदी व्यंजन है, जो हिंदी व्यंजन मूल व्यंजन है, जो इस प्रकार है। जैसे मूल व्यंजन है व्यंजन
इस प्रकार है, जैसे क, ख, ग, घ, चलन, चलन। इसी प्रकार ये लिखे जाते हैं, हिंदी व्यंजन इसी प्रकार लिखे जाते हैं। तो हम आगे बढ़, उसके बारे में स्वरयुक्त व्यंजन, जो स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान मुंह में अलग अलग जगह से ध्वनियाँ किस हिसाब से निकलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं वो हम पढ़ेंगे आपको। देखिए, ये है कंठ, यहाँ है तालु, यहाँ पे यानी दांतों के ऊपर जो ऐसे टिक टिक टाइप होते हैं उसे कहते हैं बुढ़ा। यहाँ पे दांतों के ऊपर, दांतों के पीछे बुढ़ा। बुढ़ा मूर्धन्य, और दांत दंते, दांत होता है वहां पे दंते, और ओष्ठ होठ हो गए, ये दांत और ओष्ठ। अब उच्चारण कहाँ से किस हिसाब से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कंठ, कंठ से क वर्ग, क वर्ग यानी क ख ग घ ड़ तक, क ख ग घ तक, और तालु च वर्ग, तालु है, तालु से च वर्ग की पूरी ध्वनियां हैं, तालु से और बुढ़ा से ट वर्ग, ट वर्ग है पूरा जो बुढ़ा से होता है, और दांत से है दंते, दांत से त वर्ग, त वर्ग त थ द ध न पूरा ये दांत से, और होठ से है प वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उसकी ध्वनि आती है। अब इनके साथ है जो कंठ, ह, ह है जो क्या है विसर्ग, ह विसर्ग है जो कंठ से होता है, क वर्ग और ह है विसर्ग हो कंठ से, और ये य और बुढ़ा से र, बुढ़ा से र, और दांत से है ल, दांत से क्या है ल, 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 दंते, दंत से, और जो होस्ट है और से वो है वर्ग, अब है श, श, तो जय श, 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 श है जो वो है च वर्ग से, स, श, और दंते से स, ये है जो स, ज है जहाँ से दंत से उसकी आवाज आती है। अब आप देखेंगे कंठ, कंठ से क वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ,
और विसर्ग है साथ में ह, वो कंठे है। तालु से च वर्ग तथा य और स, य र है मोटा से और ल है दंते। स तालु से स मोटा से और दंते है ये स। ये किस प्रकार बांटा गया या बांटेंगे। और कंठ से जिसे बांटते हैं उसे कहते हैं कंठे। तालु से जो आवाज निकलती है, तालु से जिसकी आवाज निकलती है उसे कहते हैं तालव्य। और मुद्दा से निकलती है उसे कहते हैं मूर्धन्य। और दांत से जिसकी आवाज निकलती है उसे कहते हैं दंते। और होठ से निकलती है उसे कहते हैं होष्ठे। कंठ और तालु जिनसे आवाज कंठ और तालु दोनों से कहते हैं कंठे और तालव्य। और दांत और होठ से निकलती है उसे कहते हैं दांतोष्ठे। अब दिखेंगे हम कंठ से निकलती है उसे कहते कंठ्य। कंठ से जो आवाज निकलती है उसे कहते कंठ्य। ये यहाँ पे आप ठीक है। कंठ और तालु से निकलती है, तालु से तालव्य। तालु से निकलती है जो आवाज उसे कहते हैं तालव्य। और मुद्दा से निकलती है उसे कहते हैं मूर्धा। मुद्दा से निकलती है उसे कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य की आवाज मुद्दा से निकलती है। और दांत से जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं दंत्य। दांत से आवाज निकलती है उसे कहते हैं दंत्य। दांत से आवाज निकलती है उसे कहते हैं दंते। और ओष्ठ 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 से आवाज निकलती है उसे कहते हैं ओठ से। और कंठ व तालु दोनों से आवाज निकलती है। कंठ और तालु दोनों से आवाज निकलती है उसे कहते हैं कंठे तालव्य। कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों से निकलती है कंठे तालव्य। कंठ और तालु दोनों से निकलती है उसे कंठे तालव्य कहते हैं। और दांत और होठ से निकलती है, और दांत और होठ से निकलती है उसे कहते हैं दंतोष्ठे। और दांत और तालु से निकलते दंतोष्ठे कहते हैं। और कंठ और होठ से निकलती है, यह है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से निकलती है उसे कहते हैं कंठोष्ठे से ये कहते हैं जो साथ में निकलती है। अब आप पढ़ेंगे, आप समझ गए क वर्ग है कंठ से कंठे, वो क वर्ग है। और ह विसर्ग के साथ में तालु से च वर्ग और य और स साथ में। बुद्धा से मूर्धन्य, ट वर्ग और र और स साथ में। यहाँ दंते दंत से दांत से निकलती है त वर्ग और ल और स साथ में। ओष्ठ ओष्ठे ओष्ठे ओष्ठ से निकलती है वो प वर्ग है। अब कंठ को कंठ से निकलने वाली ध्वनि कंठे, तालु से निकलने वाली तालव्य, मूर्धा से निकलने वाली मूर्धन्य, दांत से निकलने वाली दंते, ओष्ठ से निकलने वाली ओष्ठे। और कंठ और तालु से निकलने वाली कंठे तालव्य। और ये कंठ से और ओष्ठ से निकलने वाली कंठोष्ठे। और है दांत और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि दंतोष्ठे कहलाती है। हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी ध्वनियाँ है नासिकीय व्यंजन। व्यंजन है नासिकीय व्यंजन, जो नाक से निकलती है ध्वनि उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। उसमें है ये जो नाक से ध्वनि निकलती है। इनकी ये ध्वनियाँ है जो नाक से निकलती है, इसे क्या कहते हैं नासिकीय। नासिकीय ये नासिकीय व्यंजन है ये
आसिक्य व्यंजन अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है य र और लव। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ जो हम प्रश्वास वायु या छोड़ने वाली सांस हम जो सांस छोड़ते हैं वो सांस के घर्षण से होता है। उसके घर्षण से होता है। इनका है जो सांस है वो छोड़ने से होता है। सांस हम छोड़ते हैं उसकी, और वर्णों का उच्चारण स्थान है उनकी, और सांस हम छोड़ते हैं उनके साथ घर्षण होता है उसे। जैसे श स स ह ये हम सांस छोड़ते हैं और उच्चारण स्थान के अलग अलग तरीके से टच होता है, उस हिसाब से इनका उच्चारण होता है। और संयुक्त अक्षर यानी जुड़े हुए अक्षर, जिसमें कहना है छ है, त्र है, ज है। छ त्र ज ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर किस हिसाब से बनते हैं? च है जो क लंत धन, स लंत धन, अ बराबर च, और त्र है जो त लंत धन, र लंत धन, अब जो अब इसका उपयोग अब इस हिसाब से भी होने लगा। अब है स्र है जो स्वरलंत बराबर स्र। ये संयुक्त अक्षर ये इन लोग इनके वेग से इस हिसाब से ये संयुक्त अक्षर बनते हैं, जुड़ के इस हिसाब से बनते हैं। चाहे तो क श वर्णों के योग से बनता है। तीन जो व्यंजन वो स्वर के योग से बनता है। त्र य और स्र।